जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमडीसी इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न। बस आपको इतने प्रश्न पढ़ के जाने हैं, है ना। और आपका एग्जामिनेशन पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं और कौन से प्रश्न की तैयारी मैं आज की वीडियो में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको जो पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के लिए, वो पहला पढ़ना है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र को बताएं। अर्थशास्त्र की क्या प्रकृति होती है और इसकी क्या क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ये पहला क्वेश्चन आपको हर हालत में पढ़ के जाना है, तो पढ़ के जाना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, मांग की लोच की धारणा की व्याख्या करिए, है ना। और ये किस प्रकार से मापा जाता है, ठीक है। मिस मांग की लोच से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा आज। फिर तीसरा प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, पैमाने के प्रतिफल नियम की व्याख्या करें। चौथे प्रश्न में पढ़ना है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करिए। पांचवा प्रश्न में आपको पढ़ देना है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की व्याख्या करें। छठे प्रश्न में आपको पढ़ना है, एकाधिकार क्या है और इसके अंतर्गत में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। सातवां प्रश्न आपके लिए जो वीवीआई है वो केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें तथा इसके साख नियंत्रण की विधि का वर्णन करें। फिर आठवां प्रश्न में आपको पढ़ के जाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को पढ़ना है, 1991 की औद्योगिक नीति की व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको पढ़ना है, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना करिए, ठीक है। और इस समस्या के निराकरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में। और लास्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ के जाना है, वो भारत में गरीबी की क्या कारण है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो में मैं कौन से प्रश्न की तैयारी करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न आप कहीं से भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन की तैयारी करवाता हूँ, तीसरे क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा, फिर पांचवा क्वेश्चन की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगा इसी वीडियो में। फिर आठवां क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा और 11 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं वो क्वेश्चन को आप इधर उधर करके कहीं से भी देख लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले मांग के लोच की धारणा, ठीक है। मांग की लोच से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको उसी प्रकार से आंसर लिखना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न देखिए हमारा इस प्रकार से होगा कि मांग की लोच की धारणा, क्वेश्चन क्या है, मांग की लोच की धारणा की व्याख्या कीजिए। उसके साथ साथ कीमत लोच, मांग लोच एवं प्रतिलोच की धारणा की विवेचना कीजिए। मांग की लोच की किस प्रकार मापा जाता है, उसके साथ साथ मांग की लोच जो है ना वो किस प्रकार से मापा जाता है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो मेन टॉपिक होने वाला है, ये है कि मांग की कीमत लोच क्या है। मांग की कीमत लोच क्या है, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं अगर मांग की कीमत लोच का या तो मांग की लोच का, तो मैं आपको एकदम क्लियर सा लैंग्वेज में, एकदम छोटा सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर मांग की लोच हम लोग कहते हैं किसको है ना। तो देखिए अगर हम लोग बात करें मांग की कीमत लोच का, तो देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, कोई वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था, ठीक है। तो उसको 20 लोग खरीद रहे थे। कोई वस्तु का दाम 10 रुपया था तो उसको कितना लोग खरीद रहे थे, 20 रुपये खरीद रहे थे। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये वस्तु का दाम 20 रुपया हो गया ना, तो आदमी घट करके कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु का कीमत में परिवर्तन हुआ तो मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से, पहले आपको लिखना है मांग की कीमत लोच। क्या लिखना है, मांग की कीमत लोच। आपको स्टार्ट इस तरह करना है कि वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच अनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है,
कोई वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उसी के कारण जो वस्तु की मांग में, जो वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि मांग की कीमत लोच इस बात की व्याख्या करती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स कहा गया कि कीमत लोच जो होता है, मांग की कीमत लोच इस बात का व्याख्या करता है कि वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का जो कीमत है उसमें परिवर्तन आने के बाद उसकी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज क्या करता है, वो डिफाइन करता है। ठीक है, इस प्रकार मांग की कीमत लोच से आशय किसी वस्तु की कीमत में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांग में होने वाली कुछ प्रतिशत कमी या वृद्धि को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मीन्स वही कहा गया, ठीक है, कि मान लीजिए किसी वस्तु की मांग में या तो किसी वस्तु का कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, कमी हुआ या तो वृद्धि हुआ, है ना। इस प्रकार से क्या हुआ, जब वस्तु के कीमत में वृद्धि हुआ या तो कमी हुआ तो उसकी मांग, मतलब वो जो वस्तु का मांग जो था ना उसमें भी क्या होगा, कमी होगा या तो वृद्धि हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। सीधा शब्द में आप ये जानिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु के अगर कीमत में परिवर्तन होता है, अगर कोई वस्तु 5 रुपए का, ठीक है, उसको 10 रुपए कर दिया जाएगा। जब वो 5 रुपए का था तब उसको 20 लोग खरीद रहे थे, जब 5 रुपए का था तब 20 लोग खरीद रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसका दाम जो है ना 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपया कर दिया, कितना, 5 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया, ठीक है, तब लोगों को लगने लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, है ना। तो जो 20 लोग खरीद रहे थे उसको, वो यहाँ पे कितने लोग हो गए, मात्र 10 ही लोग इसको खरीदने लगे, ठीक है। या तो फिर जहां पे इसको 10 को खरीदते थे वहां पे क्या करने लगे, इसको मात्र 5 ही खरीदने लगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। वो वस्तु पे जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेनहन के अनुसार, बेनहन ने कहा है, क्या कहा है कि मांग की कीमत लोच की अवधारणा कीमत में छोटे से परिवर्तन से मांगी गई मात्रा पर प्रभाव से संबंधित है। मीन्स ये भी वही कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के कीमत में अगर परिवर्तन आता है तो उस कीमत के परिवर्तन से क्या होता है, वस्तु की मात्रा में भी क्या होता है, जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगर बात करें मांग की कीमत लोच के प्रकार का, क्योंकि ये तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करते हैं मांग की कीमत लोच के प्रकार का कि आखिर मांग का कीमत लोच कितने प्रकार का होता है ना, तो बताया जाता है कि मांग की कीमत लोच को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया, मीन्स 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब देखिए, इसके अगर पहले भाग की बात करें तो पहला भाग आपका है अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। क्या है, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग। अब देखिए यहां पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आखिर ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में, जब कोई वस्तु के मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु था, उसका दाम जो है 10 रुपया बढ़ा, उसका दाम जो है वो 10 रुपया बढ़ा, ठीक है, तो उसका कीमत में भी परिवर्तन हुआ इस तरह से, ठीक है, तो उसका मांग भी जो है ना क्या हो गया, 10% बढ़ गया तो घट गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहते हैं। देखिए, आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण के तरीके से सब कुछ समझाया गया, ठीक है, और ये आप क्या कर सकते हो, डिटेल से समझ सकते हो उसको, ठीक है। देखिए, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि हो जाता है तो उसकी मांग में भी क्या होता है, 10% का कमी हो जाता है, ठीक है। यहाँ 10% का वृद्धि हुआ उसका कीमत में, और उसका मांग में क्या हो गया, 10% का कमी आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है, या तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, अनुपातिक या इकाई लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है कि वहां पे जो है ना आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करके आना है, और इस प्रकार से आपको ड्रॉ करा। देखिए, अगर मैं आपको ये समझाऊंगा ना, ये ग्राफ अगर मैं समझाऊंगा ना तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ को मैं समझाता नहीं हूँ,
ऐसे मैं आपको दे दिया हूँ कि आपको माइंड में रखना है, इस प्रकार से है ये, ठीक है, और वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ये भी आप लोग पढ़ दीजिएगा कि ड्रॉ में ये जो ड्रॉ किया गया है ना, उसमें आखिर क्या क्या बातें बताई गई है, ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके दूसरे प्रकार की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रकार होता है सापेक्षित बेलोचदार मांग। क्या होता है? सापेक्षित बेलोचदार मांग। अब माइंड में सवाल आता है कि आखिर सापेक्षित बेलोचदार मांग क्या होता है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है, ठीक है। क्या कहा गया कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं? सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। आइए उदाहरण के तरीके से इसको समझते हैं तुरंत, ठीक है। देखिए कहा गया है कि यदि वस्तु की कीमत में 40% का वृद्धि हुआ, यदि कोई वस्तु का कीमत में जो है ना 40% का वृद्धि होता है, परंतु मांग में जो है ना मात्र 10% का कमी होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु का दाम जो है ना वो 40% बढ़ गया। क्या हो गया? 40% बढ़ गया, लेकिन 40% बढ़ने के बावजूद भी जो है ना उसके मात्रा में जो है ना मात्र 10% का इफेक्ट हुआ। कितना? 10% का इफेक्ट हुआ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। अब इसको भी क्या करना है आपको? बिल्कुल सेम तरीके से ड्रॉ करके आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे ड्रॉ आपको दिया गया है, किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और माइंड में इसको रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हो सकता है आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर समझाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज में आपको तुरंत बताने का कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। देखिए ये आपको वहाँ पे ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये आपको नीचे में लिख देना है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसके तीसरे काइंड्स की बात करें, इसका तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार होता है सापेक्षित लोचदार मांग। ऊपर में क्या था? बेलोचदार मांग, यहाँ पे क्या है? लोचदार मांग, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं सापेक्षित लोचदार मांग का, है ना, कि आखिर इसको हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। चलिए देखिए उदाहरण के तरीके समझते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% का वृद्धि होता है या तो कमी होता है, यदि किसी वस्तु का कीमत में जो है ना 10% का कमी हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई बिस्किट का दाम जो था वो 20 रुपया था, ठीक है, इसका 10% कम हो गया, है ना, 10% जो कमी हो गया, तो 10% कमी होने के बाद उसका मांग जो है ना वो क्या होता है? 25% बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु जैसे आम है, ठीक है, आम का दाम पहले 50 रुपया था, ठीक है। अब आम का दाम जो 50 रुपये से घट करके 20 रुपया हो जाएगा, तो पहले लोग आम 50 रुपये में 2 किलो खरीदते थे, है ना, अब क्या करेंगे? 50 रुपये में 5-6 किलो खरीद लेंगे, है ना। मतलब जिस प्रकार से उसका मात्रा बढ़ेगा, जिस प्रकार से उसका पैसा कमी होगा, उस प्रकार से लोग उसके मात्रा को भी बढ़ाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सापेक्षित लोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। आप उदाहरण के तरीके से तुरंत समझ सकते हो, है ना। फिर देखिए आपको इसमें भी ड्रॉ करना है ना। देखिए यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड, है ना, क्वांटिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे इसका प्राइस कम हुआ वैसे इसका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ये आपको ड्राइंग करने के बाद लिख देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिएगा। अब देखिए चौथा जो है आपका, चौथा में क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग। चौथा में क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग। अब देखिए बात आता है कि पूर्णतः लोचदार मांग हम लोग कहते हैं किसको आखिर, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। कहा गया है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने पर या तो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु का दाम जो था वो 10 रुपया था, कितना? 10 रुपया था, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पहले लोग इसको पहले इसको 20 खरीदते थे, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है इसका दाम 10 रुपये है और अभी जो लोग इसको 50 खरीदने लगे, ठीक है, मतलब 50 पीस खरीदने लगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना।
तो वही कहा गया है कि तब ऐसी मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। और इस प्रकार की सोच एक काल्पनिक स्थिति है, और यह जो सोच है या जो मांग है वो क्या है, काल्पनिक है, ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 10 रुपए है, ठीक है, तो 10 रुपए है, तो जब 10 रुपए इसका दाम था तो लोग उसको 5 पीस खरीदते थे, ठीक है, और इसका दाम फिर से अगर 10 ही रुपए रहेगा तो लोग 5 ही खरीदेंगे, 50 को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, जितना खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पहले लोग मास्क नहीं खरीदते थे, मास्क खरीदते थे क्या, नहीं, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया था, ठीक है, तुरंत क्या करने लगे लोग, मास्क खरीदने लगे थे, है ना। तो इस प्रकार से पहले भी वो 10 रुपये मिलता था, लेकिन जब कोरोना काल आया ना, उसमें भी स्टार्टिंग में 10 रुपये बेच रहा था, ठीक है, 10 रुपये में बेचने के बाद जो है ना उसका मांग क्या हो गया था, तेज हो गया था। तो ये काल्पनिक है, वो कभी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग काल्पनिक स्थिति कहते हैं। देखिए, अर्थात इस स्थिति में कीमत में परिवर्तन कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन मांग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसा ये काल्पनिक स्थिति होता है। क्या होता है, काल्पनिक स्थिति, ऐसा चीज होता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो है आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। पांचवा क्या है, पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब बात आता है यहाँ पे कि पूर्णतः बेलोचदार मांग हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, अत्यधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो, ऐसी दशा में पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो यहां कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का कीमत में वृद्धि होता है ना, तो उसके मांग में कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। तो ऐसा होता है क्या, नहीं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का साबुन था, 10 रुपए का साबुन था, लोग उसको 10 पीस खरीदते थे, कितना, 10 पीस खरीदते थे, और इसका दाम जो है ना 10 रुपए से बढ़ के 50 रुपए हो गया, तो लोग इसको क्या करेंगे, अब 10 पीस से 5 पीस खरीदेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, कि 10 रुपए इसका दाम था पहले, ठीक है, तो 10 पीस खरीदते थे। अब इसका दाम अगर 50 रुपया हो गया ना, फिर भी लोग इसको कितना खरीद रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या, नहीं, ये भी क्या है, एक काल्पनिक स्थिति है। क्या है, ये भी एक काल्पनिक स्थिति है, ठीक है, जो वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। जो वास्तविक जीवन में देखने के लिए मिलता है क्या, ये सब वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी लोच जो है ना वो क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है ना, उसमें क्या होता है, कीमत में परिवर्तन अधिक हो जाता है, मतलब कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, मांग में परिवर्तन नहीं होता है। पहले लोग उसको 10 ही खरीदते थे, तो अभी भी लोग क्या हो रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना काल्पनिक स्थिति होता है। ऐसा स्थिति क्या होता है, काल्पनिक होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु का दाम 20 रुपया है, ठीक है, तो लोग इसको 40 पीस खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए ये वस्तु का दाम 20 रुपए से बढ़ के 50 रुपया हो गया, तो क्या 40 का 40 खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, इसको कम कर देंगे, है ना, 20 पीस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लोग अपना स्थिति संभाल के रखता है, ठीक है, लोग उतना ही खर्चा करना चाहता है जितना उसका सैलरी हो, जितना उसका आय हो, ठीक है, तो उसी प्रकार से वो खर्च करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि पैमाने के प्रतिफल नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या है, पैमाने के प्रतिफल नियम की व्याख्या करें कि आखिर हम लोग पैमाने के प्रतिफल नियम कहते किसको हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पैमाने के प्रतिफल नियम को, तो इसको इंग्लिश में जो है ना लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल। लेकिन देखिए, इसको तो इंग्लिश में ये चीज कहा जाता है, लेकिन क्या आपको वहां पे इंग्लिश में पूछेगा क्या, नहीं, आपको पूछेगा कि बताइए हमको कि पैमाने के प्रतिफल नियम हम लोग कहते किसको है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में जो है ना वो किस प्रकार से आंसर को लिखना है, और एकदम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज समझाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे का तैयारी मैं करवा रहा हूँ, जिसका लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय ना आपको PDF डायरेक्टली मैं वहीं पे भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पैमाने के प्रतिफल नियम को, है ना, तो देखिए कहा गया है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाए तो इस पैमाने में परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्पादन के सभी साधन मीन्स जब कोई व्यापार स्थापित करता है, ठीक है, मीन्स कोई अपना अगर व्यवसाय स्थापित करता है तो उसमें क्या करता है, उत्पादन करने का जितना भी साधन होता है ना
उसमें क्या करता है, अगर वो परिवर्तन करता है उसमें, अगर वो परिवर्तन करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाने में परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया था, एक फैक्ट्री चालू किया जो 1 एकड़ में था, तो वहां पे मैं 100 प्लेट को बना रहा था, है ना। अब मैं क्या करता हूं, वो जो 1 एकड़ का जो जमीन था उसको मैं 3 एकड़ में कर देता हूं, तो क्या मेरा जो प्रॉफिट था उतना ही बनेगा? नहीं। मेरा जो सामान था उतना ही बनेगा? नहीं, वो सामान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उत्पादन के सभी साधनों में एक साथ अनुपातिक परिवर्तन किया जाता है, तो इसे पैमाने के परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप उत्पत्ति में, मीन्स उसका जो उत्पत्ति निकलता है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। मीन्स उससे जो हमारा इफेक्ट पहुंचता है, उससे जो हमारा क्या होता है, परिवर्तन जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि 1 एकड़ जमीन में मान लीजिए मैं 100 प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर 5 एकड़ जमीन में खरीद लूंगा, क्या फिर से मेरा 100 ही प्लेट बनेगा? नहीं। मान लीजिए 1 एकड़ जमीन में मेरा 10 लोग काम करता था, तो 5 एकड़ जमीन में मैं क्या 10 ही लोग को रखूंगा? नहीं, मैं 20 लोग को रखूंगा। ठीक है, तो जहां पे वहां पे 100 प्लेट बनता था, यहाँ पे 500 प्लेट बनेगा, है ना। तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए, कहा जाता है कि प्रोफेसर कोलसुआनी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, देखिए बताया गया है कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से, मीन्स बताया गया ना, पैमाने का प्रतिफल नियम हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका संबंध जो है ना उसमें से है कि साधनों में, साधन कहने का मतलब है कि उत्पादन का जितने भी साधन होता है उसमें से क्या करते हैं हम लोग, समान रूप से क्या करते हैं, जब परिवर्तन लाते हैं ना, क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और वो परिवर्तन से क्या होता है, उत्पादन में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग पैमाने के प्रतिफल नियम कहते किसको है ना। अब देखिए, क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा गया था कि आखिर पैमाने के प्रतिफल नियम किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर बात किया जाए पैमाने के प्रतिफल नियम का, है ना, तो बताया जाता है कि पैमाने के प्रतिफल नियम 3 नियम है। पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। मीन्स ये जो है ना 3 नियम से बनता है। पैमाने का प्रतिफल नियम जो है ना 3 नियम क्या है, जैसा कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे बताया गया आपको 3। पहला है पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरा क्या है, पैमाने में स्थिर प्रतिफल का नियम। और तीसरा है पैमाने में घटते प्रतिफल का नियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो मेरा 100 प्लेट बन रहा था, और उसके बाद मैंने क्या किया, जब 5 एकड़ किया ना, तो उसके लिए मैंने मजदूर भी बढ़ाया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसमें पहली बार तो मुझे क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि मुझे बराबर का फायदा हुआ, और बाद में ऐसा समय आया ना कि मुझे फायदा ही नहीं होने लगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएगी, है ना। तो पहला समस्या ये आएगा कि आप जितना, मान लीजिए अगर 10% उसमें से अधिक लगाए हैं ना, तो आपको 15% प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए दूसरा में होगा कि जब आप, ऐसा समय आएगा आपके पास कि 10% आप प्रॉफिट की लगाए हैं, तो आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग को 3 नियम पढ़ना है। पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, और तीसरा पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर पैमाने में बढ़ती प्रतिफल का नियम हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि किया जाता है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, तो इस पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा जाता है। जैसे बना जाता है कि मान लीजिए कोई उत्पादन का साधन है, कोई फैक्ट्री है, कोई पूंजी है, ठीक है, कोई साधन है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, उसके अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 10% का यहाँ पे वृद्धि किया, 10% का वृद्धि किया, तो उसके उत्पादन में क्या हो रहा है, अधिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बोला है उत्पादन में क्या हो रहा है, देखिए 15% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10% लगाया, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है, 15% लगाया, ठीक, 15% हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम। जैसे कि मैंने 10% का जैसे 10% मैंने लगाया, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मुझे 15% मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे यदि मान लीजिए कि 10% की वृद्धि करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पैमाने में जो है ना, जैसे कोई साधन है, ठीक है, तो उसमें 10% की अगर वृद्धि करते हैं,
ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे उत्पादन में जो है ना 15% की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने फैक्ट्री चालू किया, ठीक है, तो फैक्ट्री चालू किया तो 1 एकड़ में था, उसको मैंने 10% बढ़ा करके 2 एकड़ कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, जहां पे मुझे 10% का वृद्धि होता था वहां पे मुझे 15% का वृद्धि होने लगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे तो जीरो था, ये क्या है, जीरो ओ है, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ कि ये एफ और एफ क्यू था, मुझे इतना मतलब मैंने ये लगाया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने तो 10% लगाया, ठीक है, 10% लगाया तो मुझे ये तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे ये इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखिए मैंने 10% लगाया था तो मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ था। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको जैसे जैसे बताया कि वैसे तो छाप देना वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो बात आता है, दूसरा है आपका, दूसरा जो नियम है वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। क्या है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। कहा जाता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों की इकाइयों को, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसके इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। और उसके बढ़ाए जाने पर क्या होता है, उत्पादन में उसी अनुपात से वृद्धि होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने फैक्ट्री में जो है 10% का वृद्धि किया, अपने फैक्ट्री में क्या किया, अपने पूंजी में जो है ना 10% का वृद्धि किया, तो जो मेरा जो उत्पादन हो रहा है उस पर भी क्या हो रहा है, मात्र 10% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने में स्थिर, मीन्स आपका ना वृद्धि हो रहा है और ना घाटा हो रहा है, ठीक है, बराबर बराबर में है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण के तरीके से कि यदि हम उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप 10% का बढ़ जाता है, मीन्स हमारा उत्पादन जो क्या होता है 10% बढ़ जाता है। जिसे हम लोग पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं कि ना हम लोग इससे फायदा होता है और ना घाटा होता है, ठीक है, हम लोग बराबर बराबर में रहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी डायग्राम है आपका, है ना, कि हम लोग क्या किए थे, 10% का वृद्धि किए, है ना। 10% का जब वृद्धि किए, पहले हमारा ये था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसमें 10% का वृद्धि किया, ठीक है। लेकिन 10% का वृद्धि करने के बावजूद भी जो है ना क्या होता है, हमको कोई फायदा नहीं होता है। मतलब 10% का वृद्धि किया तो वही 10% का हम लोग को क्या होता है, लाभ होता है। मैंने साधन में 10% का वृद्धि किया, ठीक है, तो उत्पादन भी में हमारा 10% का मुनाफा होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्वल इक्वल में रहना, ठीक है, ना आपको फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है, बराबर बराबर में है। तो इसी को हम लोग पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो बात आता है, तीसरा है पैमाने में घटते प्रतिफल का नियम। कि आपने 10 रुपया का निवेश किया और आपका 10 रुपया ना करके 8 रुपया आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ बोला गया है कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उससे पैमाने का हर असमान या तो मतलब क्या होता है, उसको घटता हुआ प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका श्रम है, आपका पूंजी है, ठीक है, आपका व्यापार है, आपका व्यवसाय है, उसमें से आप क्या करते हैं 10% का निवेश करते हैं, 10% का आप लागत करते हैं, ठीक है। लेकिन 10% का लागत करने के बाद आपका जो मुनाफा जो होता है, आपका उत्पादन जो होता है मात्र 5% का होता है, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, उससे घाटा हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घटता हुआ प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण के तरीके समझिएगा कि यहाँ हम पैमाने में 10% की वृद्धि करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने पैमाने में अपना जो फैक्ट्री है, अपना जो व्यवसाय है उसमें 10% का वृद्धि की है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप जो है उत्पादन में मुझे 5% की वृद्धि हुई, मात्र 5% का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर जो है ना उत्पादन का अनुपात जो है ना वो घट रहा है। उत्पादन का अनुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। जहाँ पे पहले 15% था वहाँ पे भी घट के कितना आ गया, मात्र 5% आ गया। अतः यही पैमाने को हम लोग घटते प्रतिफल के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आपका ये घट रहा है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, ये साधन है, ये क्या है, साधन, ठीक है। अब साधन क्या था, यहाँ पे पहले जो था इतना ही था, आपका साधन इतना ही था, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, साधन में 10% का वृद्धि किया, साधन में 10% का वृद्धि किया। लेकिन 10% वृद्धि करने के बाद जो है ना हमारा उत्पादन क्या हो रहा है, मात्र 5% का वृद्धि कर रहा है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पैमाने के प्रतिफल नियम के क्वेश्चंस को कंप्लीटली जान गए, ठीक है, कि किसको हम लोग पैमाने के नियम कहते हैं और पैमाने के प्रतिफल नियम कहते हैं, ठीक है। और इसके क्या क्या नियम थे वो भी हम लोग क्या कर लिए, एकदम क्लियरली समझ गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है एकाधिकार
क्या है। क्वेश्चन क्या है, एकाधिकार क्या है और एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी मेजर 1 इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके तहत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे मेजर 1 इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चन मैंने करवाया है कुछ क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बच गया वो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम लोग एकाधिकार को समझ जाएंगे ना तो इससे ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, कि एकाधिकार हम लोग कहते हैं किसको, है ना। अब देखिए अगर हम एकाधिकार की बात करते हैं तो एकाधिकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, एकाधिकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन सा, तो एक और अधिकार, कौन सा, एक और अधिकार, ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब जानने का प्रयास करें तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों मिलकर के क्या बनता है, एक का अधिकार। मीन्स वैसा बाजार जिसमें एक ही व्यक्ति का जो है ना क्या रहता है, अधिकार रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार। आप बोलिएगा कि सर अभी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि एकाधिकार जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, कौन सा, एक प्लस अधिकार, जिसका मतलब हो गया एक का अधिकार, जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया कि एकाधिकार को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोपोली कहा जाता है। किसको, एकाधिकार को। पूछेगा कि एकाधिकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मोनोपोली जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आगे लिखिएगा कि एकाधिकार शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द मोनोस तथा पोलोस से हुआ, ठीक है। अगर एकाधिकार शब्द की उद्भव की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इसका उत्पत्ति जो है एक ग्रीक शब्द, कहां से, ग्रीक शब्द मोनस और पोलोस से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अकेला विक्रेता। मीन्स पूरे बाजार का अकेला विक्रेता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए अब हम लोग जानेंगे इसके परिभाषाओं को, इसके एकाधिकार के परिभाषा को, कि आखिर एकाधिकार का परिभाषा होता क्या है। अगर हम एकाधिकार की परिभाषा को समझ जाते हैं ना, दैट मीन्स ये पूरे क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसका परिभाषा होगा कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता एक ही हो परंतु क्रेता जो है ना बहुत सारे हो। मीन्स कहा गया है कि एकाधिकार वैसा बाजार होता है जहां पे बेचने वाला, कोई सामान को बेचने वाला एक ही हो लेकिन उसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो, है ना। तथा इस बाजार में एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार। कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैं क्या हूं, दुकानदार हूं, मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए विद्या गैस पेपर बना रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए विद्या गैस पेपर बनाया ना, तो उसमें मैंने अपना प्रकाशन का नाम लिख दिया, ठीक है। अब प्रकाशन का नाम लिखने के बाद क्या है कि मेरे सिवा ये किताब कोई और बना सकता नहीं है। मीन्स ये किताब पे जो ना पूरा हक किसका हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो वही कहा गया है कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता बस एक ही होना चाहिए, ठीक है। और क्रेता, जैसे मैंने किताब बना दिया, ठीक है, और आप लोग क्या हो गए, क्रेता हो गए। आप लोग क्या कर रहे हो, सब खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग वही किताब को बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, क्योंकि इस पे पूरा अधिकार किसका है, मेरा है ना। तो वही कहा गया है कि एकाधिकार वह बाजार है जहां विक्रेता केवल एक ही हो परंतु क्रेता मतलब उसको खरीदने वाले जो है ना बहुत सारे हो, तथा इस बाजार में जो है ना एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इस बाजार में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहा हूँ, किस चीज का, विद्या गैस पेपर का, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कहा गया कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर एक ही व्यक्ति या कंपनी का अधिकार होता है तो बाजार की स्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। फिर से देखिए कहा गया इसका परिभाषा में कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन एवं वितरण पर, किसी वस्तु मतलब समझ रहे हैं, हाँ, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उसको उपजाने के लिए, ठीक है, और उसको बांटने के लिए, बेचने के लिए उस पर एक ही व्यक्ति का या तो एक ही कंपनी का अधिकार होता है, तो उसी बाजार की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया कि व्यापार में अधिक समय तक अधिक लाभ कमाने के लिए एकाधिकार की नीति अपनाई जाती है। और बाजार में जो है ना, व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो है ना
क्या किया जाता है, एकाधिकार की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये एकाधिकार का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका विश्वविद्यालय जो है, आपका विश्वविद्यालय विनोबा भावे जो है, आपकी कक्षा के लिए विद्या गैस का एक पुस्तक जो है ना आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में जोड़ देता है। आपके कक्षा के लिए मिस सेमेस्टर 1 के लिए क्या करता है, विद्या गैस का एक पुस्तक बोल देता है कि आपको ये पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है कि साथ ही इसको छापने तथा बेचने का पूरा अधिकार जो है ना एक ही प्रकाशन को दे देता है। ठीक है, अब इसको छापने का, मिस विद्या गैस पेपर को छापने का एक ही व्यक्ति को जो है अधिकार दे देता है कि क्या करना, आप ही को छापना है इसको और आप ही को बेचना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि प्रकाशक जो है ना उस पुस्तक का मूल्य अपने इच्छा अनुसार से रखता है। प्रकाशक जो है जब उसको बना रहा है किताब, जब ठीक है, जो व्यक्ति किताब को बना रहा है वो क्या करेगा, उस पुस्तक का मूल्य जो है ना, रेट जो है ना अपने अनुसार से रखेगा, अपने इच्छा के अनुसार से रखेगा। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, जब वो पुस्तक को बना रहा है और वो पुस्तक पे उसका अधिकार हो गया ना, तो वो पुस्तक जो है ना कोई और व्यक्ति बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। ठीक है, और अन्य बुक आप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वही पुस्तक जो है आपके सिलेबस में है तो वही किताब आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि प्रकाशक उस पुस्तक का मूल्य अपने इच्छा अनुसार से रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे प्रकाशक नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरी विद्या गैस की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, और ना ही कोई व्यक्ति जो है ना विद्या गैस की दूसरी पुस्तक बाजार में बेच सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को यह पुस्तक उस प्रकाशक से ही मिल सकती है, अन्य दूसरा प्रकाशक इस प्रकाशक की प्रतियोगिता भी नहीं कर सकता। मीन्स कहा गया ना कि विद्यार्थियों को जो है या पुस्तक में, कौन सा पुस्तक, विद्या गैस का जो पुस्तक है वो उसी के थ्रू से मिल सकता है। किसके थ्रू से, जो इसको बनाया है, जो प्रकाशक इसको बनाया है। ठीक है, और दूसरा विद्या गैस इसके बाजार में आ भी सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार। मीन्स पूरे विद्या गैस पेपर पे किसका अधिकार हो गया, वो प्रकाशक का अधिकार हो गया। ठीक है, उसको बेचने के लिए, ठीक है, पूरा अधिकार किसका हो गया, तो उसके प्रकाशक का, विद्या गैस के प्रकाशक का अधिकार हो गया। और ऐसा कहा गया कि विद्या गैस जो है दूसरा कोई बना सकता नहीं है। इसी को हम लोग एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि एकाधिकार की विशेषताएं, कि आखिर एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो देखिए एकाधिकार की विशेषताएं, सबसे पहले इसका विशेषता होता है कि इसमें विक्रेता जो होता है ना केवल एक होता है। मीन्स बेचने वाला कोई एक होता है, आपका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता उसमें, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने विद्या गैस बनाया तो ऐसा नहीं है कि आप भी बना रहे, वो भी बना रहा, वो भी बना रहा, नहीं। अब आप केवल बस आप ही हो। ठीक है, आप ही क्या करे, वहां के राजा हो, आप ही वहां पे सारे कुछ बेच रहे हो। ठीक है, अब बेचने वाले सिर्फ आप ही हो, लेकिन खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति में वस्तु या सेवा का उत्पादक जो है ना केवल एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी करती है, उसी को हम लोग एकाधिकार कहते हैं। ये इसका पहला विशेषता है। ठीक है, फिर देखिए इसका दूसरा विशेषता क्या है कि वस्तु या सेवा के निकटतम विकल्प का अभाव। इसमें क्या होता है कि वस्तु और सेवा के निकटतम विकल्प का अभाव होता है। कैसे, देखिए कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति तब निर्मित होती है जब वस्तु या सेवा का कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो। मिस कहा गया ना कि एकाधिकार की स्थिति जो है ना तब निर्मित होती है, तब आता है जब कोई वस्तु या सेवा का कोई निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे विद्या गैस पेपर चालू किया। ठीक है, विद्या गैस पेपर बेचना चालू किया, या तो मैंने यहाँ पे राशन का सामान बेचना चालू किया, लेकिन मेरे गांव में जो है ना कहीं भी राशन मिलता नहीं है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मेरे गांव में कहीं भी राशन नहीं मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, मेरे पास ही खरीदने के लिए आएंगे। तो मैं उस समय क्या करूंगा, जैसे मन करेगा वैसे वहां पर रेट लगा करके अपने सामानों को बेचूंगा, क्योंकि विक्रेता केवल क्या है, मैं ही हूँ, अकेला विक्रेता हूँ। तो मैं जैसे चाहूंगा वैसे वहां पे क्या करूंगा, बेचूंगा। तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति तब निर्मित हो जाती है जब वस्तु या सेवा का निकटतम विकल्प उपलब्ध ना हो, लोगों के पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए विकल्प है भी, अगर विकल्प उपलब्ध है भी और उसके सामान की गुणवत्ता जो है ना वो अच्छी नहीं है और उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तब भी एकाधिकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। तब भी लोग जो है ना आप ही के पास सामान खरीदने के लिए आएंगे। मान लीजिए आपके गांव में दूसरा दुकान है भी, ठीक है, लेकिन उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका सामान अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या लोग उसके पास जाएंगे खरीदने के लिए, नहीं जाएंगे। उस समय भी लोग क्या करेंगे, आप ही के पास सामान खरीदने के लिए आएंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। उस समय भी जो है ना एकाधिकार की स्थिति निर्मित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसका विशेषता है कि मीन्स एकाधिकार का जो होता है ना,
मीन्स एकाधिकार जो है बाजार की वैसी स्थिति होती है जहां पे व्यापारी या कंपनी जो है ना अधिक से अधिक क्या कमाना चाहती है, लाभ कमाती है। यहाँ पे जो है जो अधिकारी होता है, जो व्यापारी होता है, जो कंपनी होता है, वो हमेशा जो है ना अधिक से अधिक क्या कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो इसका तीसरा विशेषता हो गया कि अधिकतम लाभ कमाना। फिर देखिए चौथा इसका विशेषता क्या है, चौथा विशेषता है नए उत्पादक एवं प्रवेशों में बाधाएं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि एकाधिकार की स्थिति में कोई नया उत्पादक बाजार में आसानी से अपनी वस्तु या सेवा को नहीं बेच सकता। मीन्स कहा गया ना कि मान लीजिए एकाधिकार की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, मेरे गांव में बनी हुई है, ठीक है, तो क्या दूसरा व्यक्ति अगर चालू करेगा दुकान को तो क्या वो तुरंत अपनी दुकान जमा लेगा? नहीं, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस स्थिति में नए उत्पादक को घाटा भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो है ना इस स्थिति में क्या होगा, जो नए उत्पादक होंगे, जो नया व्यापारी होगा, उसको घाटा भी झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको ये जो है ना एकाधिकार का विशेषता है। फिर देखिए पांचवा इसका विशेषता मूल्य नियंत्रण। क्या है? मूल्य नियंत्रण। जैसा कहने का मतलब है कि आप वहां के राजा हैं। ठीक है, आप वहां के राजा हैं क्योंकि आपके गांव में कोई दुकान वगैरह है नहीं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने अनुसार से राज कीजिएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ दाम बढ़ा देना चाहिए तो आप दाम बढ़ा दीजिए, आपको लगेगा कि हाँ दाम घटा देना चाहिए तो दाम घटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके गाँव में जो है किसी का दुकान है ही नहीं, है ना, और जब किसी का दुकान है ही नहीं तो लोग मजबूरन क्या करेंगे, आप ही के पास खरीदने के लिए आएंगे। ठीक है, लोग क्या 12-15 किलोमीटर दूर जाएंगे सामान खरीदने के लिए? नहीं। ठीक है, लोग तो चाहेंगे ना यहाँ चलो 2 रुपये ज़्यादा लग जाए लेकिन सामान यहीं पे हमको मिल जाए। ठीक है, तो वही कहा गया कि एकाधिकार की स्थिति में कंपनी अपने उत्पाद की कीमत स्वयं नियंत्रित करती है। एकाधिकार की स्थिति में कंपनी क्या करता है, अपने उत्पाद जो वस्तु होता है उसके कीमत को जो है ना अपने अनुसार से नियंत्रित करता है। एकाधिकार की स्थिति में उत्पाद की कीमत विक्रेता अपने अनुसार तय करता है। ठीक है, एकाधिकार की स्थिति में जो है ना उत्पादक की कीमत, वस्तु की कीमत जो है ना विक्रेता क्या करता है, अपने अनुसार से तय करता है, ना कि उपभोक्ता के आधार पे। ठीक है, ना कि उपभोक्ता में जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रेता होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसके अनुसार से वो कीमत तय करता है क्या? नहीं। ठीक है, वो तो जानता है कि हम इसकी कीमत कितनों पे बढ़ा दें, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, इसको खरीदेगा तो खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप 12 किलोमीटर दूर जाइएगा? नहीं। ठीक है, आप देखिएगा कि हाँ यहाँ पे मौजूद है, चलो 5 रुपये ज़्यादा ले रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं पे खरीद लेते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार का पांचवा जो विशेषता है वो क्या है, मूल्य नियंत्रण। कि लोग क्या कर सकता है, एकाधिकार में जो कंपनी है, जो मालिक है, वो अपने अनुसार से क्या कर सकता है, मूल्य को नियंत्रित कर सकता है, कीमत को जो है ना वो बढ़ा घटा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने क्लियरली समझ गया कि आखिर एकाधिकार की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण, जैसे मान लीजिए आप अकेले वहां के क्या हैं, राजा हैं, तो आप किस प्रकार से वस्तुओं का कीमत का निर्धारण करेंगे? क्या आप वस्तु का कीमत बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे? तो आप कैसे वस्तुओं के कीमत को निर्धारण करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो देखिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म के भांति, फॉर्म मतलब क्या हो गया, कोई कंपनी है ना, तो पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म जो है, कंपनी जो है, उसी के भांति एकाधिकार कंपनी जो है ना उसका भी उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। मीन्स एकाधिकार जो कंपनी है उसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। कोई भी कंपनी रहेगा, ठीक है, कोई भी दुकानदार रहेगा, क्या चाहेगा, हमको घाटा हो? नहीं, वो तो हमेशा चाहेगा कि क्या चाहेगा, कि मुझे अधिक से अधिक क्या हो, लाभ अर्जित हो। ठीक है, अतः मूल्य का निर्धारण करते समय, पैसा का निर्धारण करते समय, उसके मूल्य का निर्धारण करते समय एक अधिकारी जो है ना 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखता है। कौन? एक अधिकारी जो है 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखता है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया ये, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो कौन से बातें हैं? तो पहला इसका बात है इसका कि वस्तु की मांग की प्रकृति, मीन्स कीमत को निर्धारित करते समय एक अधिकारी जो है, एक व्यक्ति जो है, एक कंपनी का मालिक जो है, वो क्या करता है, 2 चीजों पे ध्यान देता है। उसमें से पहला आपका है कि वस्तु की मांग की प्रवृत्ति, कि आखिर वस्तु की मांग कैसा है। अगर वस्तु की मांग ज्यादा है, आप गांव में अकेले, क्या वहाँ के राजा हैं, ठीक है, वहाँ के दुकानदार हैं, और अगर वो कोई वस्तु की मांग अगर तेज हो जाती है, अचानक तेज हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, वस्तु की मांग को भी बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि वस्तु की मांग जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी कीमत को भी अगर हम बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेगा, इसको खरीदेगा ही खरीदेगा। जैसे कि हुआ था कोरोना काल में। ठीक है, क्या हुआ था, मास्क की कीमत जहाँ पे 5 रुपये 2 रुपये था, ठीक है, वहीं पे जो है ना मास्क क्या बोलते हैं, कोरोना काल में जो है ना वही मास्क की कीमत कितना हो गई थी, 10 रुपये 20 रुपये का, कि लोग जान रहा था
दुकानदार इस बात से परिचित था कि लोग क्या करेगा, मास्क खरीदेगा तो खरीदेगा, इसलिए वो क्या करता है, दाम को बढ़ा देता। तो वही कहा गया कि जहां तक वस्तु के मांग का संबंध है, एक अधिकारी यह देखने का प्रयास करता है कि उस वस्तु की मांग लोचदार है अथवा बेलोचदार। ठीक है, मीन्स कहा गया कि जहां तक वस्तु की मांग के बारे में कहा गया है, तो एक अधिकारी जो होता है, एक विक्रेता जो होता है, वह यह देखने का प्रयास करता है कि उस वस्तु की मांग जो है ना, लोचदार है कि बेरोजगार। मीन्स कहने का अर्थ है कि उस वस्तु की मांग जो है वो कम है कि ज्यादा है। ठीक है, अगर इस वस्तु की मांग कम होती है तो वस्तु की कीमत को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर उस वस्तु की मांग ज्यादा रहेगी तो वो क्या कर देगा, कीमत को भी बढ़ा देगा। ठीक है, तो वही कहा गया कि यदि वस्तु की मांग जो है ना लोचदार है, मीन्स कम है, तो फर्म क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, मूल्य कम करने की चेष्टा करेगी, जिससे वह अधिक परिणाम में वस्तुओं को बेच सके। क्योंकि यदि वह मूल्य को अधिक रखेगी ना, तो उसके ग्राहक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इसके विरुद्ध वह मांग के बेलोचदार रहने पर, अगर मांग मान लीजिए क्या है, अधिक है, ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, तो उसका मूल्य भी क्या रखेगा, ऊंचा रखेगा। ठीक है, मांग अधिक है तो मूल्य को बढ़ा दीजिए, लोगों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मूल्य ऊंचा रखने पर भी ग्राहकों की मांग में विशेष कमी नहीं आएगी। इसलिए दोनों स्थिति में वह अधिकतम लाभ कमाने में सफल रहेगा। कौन, वह व्यक्ति जो कंपनी का मालिक है, वह दोनों स्थिति में क्या करेगा, अधिकतम लाभ कमाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है वो दूसरा आपका है कि वस्तु की पूर्ति की प्रवृत्ति, कि आप किस प्रकार से वस्तु की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए कहा गया है जहां तक वस्तु की पूर्ति का संबंध है, एक अधिकारी लागत के आचरण को ध्यान में रखती है। ठीक है, एक अधिकारी क्या करता है, लागत के आचरण को ध्यान में रखता है कि हमारा लागत किस हिसाब से लगा हुआ। ठीक है, यदि वस्तु का उत्पादन लागत वृद्धि नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हो रहा है, तो वह मूल्य को क्या रखेगा, ऊंचा रखेगा। क्योंकि इस अवस्था में जो है ना, उत्पादन वृद्धि होने से औसत एवं सीमांत लागत बढ़ती है, अतः लागत को कम रखने के लिए फर्म जो है ना, मूल्य को ऊंचा स्तर पर निश्चित करेगी। मीन्स अगर इस तरह से करेगी तो उसको हमेशा क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। ठीक है, आपको अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए, मीन्स यहाँ तक तो आप क्वेश्चन आंसर लिख दिया इसका, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमको थोड़ा सा कुछ और भी नंबर चाहिए, और भी नंबर आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो है ना, ये फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो जो है एग्जामिनर जो है ना, वो आपको अधिक से अधिक नंबर देगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताना है ना। अब देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जो लोग जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं होंगे उनके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है ना। तो मैं सिंपल से भाषा में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश या तो क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से खपत हो रहा है, उससे जुड़ी गतिविधियों को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत में किस चीज का उत्पादन होता है, कितना वितरण किया जाता है, किस हिसाब से खपत किया जाता है ना, कैसे उसका यूज किया जाता है, वही चीज को हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे भूमिका। सबसे पहले हम लोग को लिखना है भूमिका। अब भूमिका में लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मीन्स ये विकसित है। कौन, भारत। कहा गया कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है और यह समय के साथ बदलती बदलावों से गुजरी है। ठीक है, मीन्स कहा गया कि भारत की जो जड़ें हैं, मीन्स भारत का अर्थव्यवस्था का जो जड़ है वो बहुत पुराना है, जो समय के साथ जो है ना बदलाव किया, अपने अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं, धान कटाई का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो पहले धान जो है वो हाथों से काटा जाता था, है ना, कई मजदूर लगाए जाते थे, लेकिन अभी मशीन भी आ चुका है, धान काटने का मशीन भी आ चुका है। ठीक है, लोग उससे कटवाते हैं, मतलब जहां पे 5 दिन लगता था वहां पे दिनों दिन में ये काम खत्म हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है
और यह समय के साथ बदलाव से गुजरी है। कौन? भारत की अर्थव्यवस्था। कहा गया कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे पॉइंट आपको बनाना है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। पॉइंट क्या बनाना है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। और फर्स्ट में आपको लिखना है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या लिखना है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। में कह सकते हैं कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। मीन्स यहाँ पे अधिकतर लोग जो है ना कृषि करते हैं, मीन्स खेती पे निर्भर रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं, ये हम लोग खुद भी किसान है ना। और हम लोग सब जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनता जो है वो कृषि प्रधान ही है, कृषि पे ही निर्भर रहती है। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पे निर्भर है ना। भारत में लगभग 60% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि देश की मुख्य आय का स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, खेती करके जो है जो भी अनाज होता है उसको हम लोग अपने खाने भर रख करके उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं, है ना। तो कृषि जो है देश की मुख्य आय का स्रोत है ना। फिर नेक्स्ट इसी में पॉइंट आपको बनाना है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े कृषि उत्पादकों देशों में से एक है। किसके बारे में कह रहा है? तो भारत के बारे में कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में से सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में खेती करने वाले देशों में से एक है, जहां खास करके चावल, गेहूं, दालें, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती है। खास करके वैसे सारा फसल यहां पे उगाया जाता है, ऐसा कोई भी फसल नहीं है जो यहां पे नहीं उगाया जाता है ना। कुछ गिने चुने होंगे जो नहीं उगाया जाता, बाकी सारे फसलें जो है भारत में उगाई जाती है। इसी में आपको लिखना, आगे लिखना आपको कि कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और वन उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि समय के साथ औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण कृषि का योगदान थोड़ी कम हुई है। ठीक है, मैं कह रहा ना कि समय के साथ साथ जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हुआ और सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ, इसके कारण धीरे धीरे कृषि का योगदान मतलब कृषि में लोग कम जुड़ने लगे। फिर भी देश के लिए जो है ना कृषि जो है ना एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में से एक है। ये यहां पे लिख देना आपको। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोग देखा। अब यहां पे कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या? कृषि जो है ना अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि यह जो है खाद्य आपूर्ति में खाने वाली चीजों का आपूर्ति करवाता है और रोजगार भी देता है। कौन? कृषि, है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है ना कि भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पे सरकार और निजी कंपनियां मीन्स प्राइवेट कंपनियां दोनों साथ में क्या करता है? विकास करता है। जैसे कि देखिए सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो रेलवे हो गया, बिजली हो गया, डाक सेवा हो गया, ये सब कार्य कर रहा है ना। उसके साथ साथ निजी क्षेत्र, क्या प्राइवेट बैंक नहीं काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। मोबाइल कंपनियां नहीं काम कर रही है? कर रही है। ठीक है, कारखाने नहीं काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है ना। इसलिए यहां पे कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहा गया कि यह मॉडल देश के विकास में मदद करता है। ठीक है, मीन्स यह जो मॉडल है वो देश के विकास में मदद करता है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान देती है और निजी कंपनियां रोजगार बढ़ाती है। सरकार क्या करता है? सार्वजनिक कल्याण में सबका कल्याण देखती है, लेकिन निजी कंपनियां जो है ना रोजगार को देती है। ठीक है, मान लीजिए अगर सरकार अभी हम लोग सरकारी नौकरी की बात करें तो क्या सरकार सभी को नौकरी दे रही है? नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो अधिकतर लोग जो भी रोजगार प्राप्त कर भी रहे हैं वो भी क्या हो जाते? बेरोजगार हो जाते, है ना। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है आईटी सेवा का क्षेत्र, मीन्स कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास। कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है ना वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें से क्या क्या आता है? बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है और टूरिज्म जैसे क्षेत्र शामिल है। ये सब सेवा में जो है ना भारत का अर्थव्यवस्था अत्यधिक तेजी से फैलने लगा है। कहा गया कि भारत आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए दुनिया में मशहूर है।
भारत जो है आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए जो है ना दुनिया में मशहूर है और यह क्षेत्र रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये सही बात है ना। अब हमारा चौथा पॉइंट है जनसंख्या का असर। ठीक है, हम लोग ये तो देख रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आ भी रही है, लेकिन यहां पे जनसंख्या का भी असर हो रहा है। हम लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि भारत जो है चीन को पछाड़ करके विश्व के प्रथम नंबर पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में, है ना। तो वही कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें बड़ी जनसंख्या का अर्थ है हमारे पास काम करने वाले लोग तो ज्यादा हैं, जिससे देश को आर्थिक विकास में मदद तो मिलती है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 ही रोटी रहेगा और खाने वाले 20 आदमी रहेंगे, तो क्या उसमें दबाव नहीं हो जाएगा? लोग छीना झपटी करके मर जाएंगे। तो वही कहा गया कि भारत जो है ना दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहां पे काम करने वाले अधिक लोग तो हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों पर दबाव जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब हमारा 5वां जो पॉइंट आता है वो है औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास। कहा गया है कि भारत में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हो रहा है। सिर्फ भारत में कृषि का ही विकास हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों का भी विकास हो रहा है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, रसायन उद्योग, ये सारे कई सारे उद्योग हैं जिसका विकास भारत में हो रहा है ना। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए कारखानों को बढ़ावा दिया। ठीक है, सरकार ने कहा कि आप क्या करें, अगर आपको जरूरत है तो आप लोन भी लीजिए। ठीक है, लोन भी लेकर के क्या करिए, अपना निजी कंपनियां चालू करिए। किसने कहा था? सरकार ने कहा था, ताकि भारत का जो है औद्योगिक विकास हो सके, है ना। कहा गया कि छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, जूट उद्योग भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है, मान लीजिए छोटे छोटे रोजगार हम लोग चालू कर देंगे। मान लीजिए मत्स्य पालन कर रहे हैं, ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं, है ना। अब बड़े पैमाने पे मछली पालन कर रहे हैं, तो क्या उसमें अकेले आप संभाल लीजिएगा? नहीं। ठीक है, कम से कम 1-2 आदमी को काम दे दीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो ना लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लीजिए ईटा का फैक्ट्री होता है, ठीक है, तो ईटा का जब फैक्ट्री होता है तो क्या उसमें अकेले आदमी काम कर लेता है? नहीं, उसमें भी बहुत सारे मजदूर लगते हैं, है ना। तो ये सब छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण लोगों को जो ना रोजगार प्राप्त होती है। अब कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में विकास तो हो रहा है भारत, ठीक है, लेकिन ये जो ना धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी यहां पे बढ़ता जा रहा है। कहां पे? भारत में। अब कैसे? तो कह रहा है भारत के सामने गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो भारत के लिए जो है ना सबसे बड़ी समस्या है। कह रहा भारत में लगभग 20 से 25% लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ये तो यहां पर डाटा बताया गया है कि 20 से 25%, लेकिन अधिकतर लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं भारत में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाता है, और जो गरीब है वो दबता चला जाता है। वही कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। भारत में क्या है? बेरोजगारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है, खास करके शहरी इलाकों में। खास करके कहां पे? शहरी इलाकों में, क्योंकि गांव के लोग जो है ना कुछ ना कुछ तो कार्य कर लेते हैं, लेकिन शहरी लोग जो है ना पढ़ लिख करके भी क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। वही कहा गया कि देश के कई लोग अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेष करके शिक्षित युवा वर्ग। ठीक है, आज हमारे झारखंड में ही देख लीजिए कि क्या कंडीशन है ना। अधिकतर लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, स्किल इंडिया जैसे कई योजनाएं शुरू की है, ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि लोग जो है ना बेरोजगार ना रहे। ठीक है, ताकि लोग जो है कोई कार्य सीखे और वो कार्य को करना प्रारंभ करे। ठीक है, मतलब अपना निजी कंपनियां चालू करना शुरू करे। अब हमारा आता है 7वां में असमान विकास। असमान विकास का मतलब क्या है कि विकास तो हुआ है, लेकिन सबका समान विकास नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है, कि जो यहां पे अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं, और जो गरीब है वो दबते चले जा रहे हैं। तो वही कहा गया
कि भारत में विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। जैसे बड़े शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पे तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन गांवों और पिछड़े राज्यों में जो है ना विकास की गति जो है वो धीमी ही रह गई है। यहाँ पे विकास हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है लेकिन एकदम कछुए के चाल जैसा, है ना। कह रहा है जिससे क्या हुआ है, अमीर और गरीब के बीच में जो है अंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैंने बोला जो अमीर है वो अमीर ही बनता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और दबते चला जा रहा है, वो मरते चला जा रहा है ना। यहाँ पे नामो निशान नहीं आ रहा गरीबों का। ठीक है, अब हमारा 8वां पॉइंट जो है वो है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। क्या है, वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर इससे रिलेटेड और भी आपको प्रश्न चाहिए होंगे, है ना, तो सबका प्रश्न जो है दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। मिस VBI प्रश्न जो है आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 2, वो सारे प्रश्न जो है मेरे चैनल पर करवाया जाएगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि मैं VBI क्वेश्चन जल्द से जल्द बना सकूं, है ना। और आप देख भी सकते हो कि मैंने जो VBI प्रश्न बताए थे वो पिछले ईयर्स भी मैच हुए थे। तो जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है देखें, है ना, और उनकी भी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, कह रहा है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश, है ना। कह रहा है कि 1991 के बाद जो है ना भारत में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण ना समझते हैं, विदेशों कंपनियों के साथ जो है ना व्यापार करना शुरू किया। कौन, भारत। वही कह रहा है कि 1991 के बाद भारत में जो है ना वैश्वीकरण आया, जिसका मतलब है भारतीय बाजार जो है ना विदेशी कंपनियों के लिए खुल गए। मींस भारत जो है विदेशियों के लिए भी जो है ना खुल गया कि विदेशी लोग भी यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कंपनी चालू कर सकते हैं। वही कहा गया कि कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काम कर रही है। इससे नई उद्योग स्थापित हुए और नौकरी के अवसर भी बढ़े। किसके जरिए, वैश्वीकरण के जरिए। कह रहा विदेशी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। ठीक है, और विदेशी निवेश से क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो फायदा मिला। मींस भारत के लोग जो है जो बेरोजगार हैं कम से कम उसको तो काम मिला। हाँ, ठीक है। अब हमारा 9वां जो आता है, 9वां पॉइंट में हमारा कुटीर और लघु उद्योग। क्या है, कुटीर और लघु उद्योग। कुटीर मतलब क्या होता है, छोटा छोटा उद्योग। ठीक है, जैसे कह रहा है कि भारत में छोटे छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, जूट उद्योग, हथकरघा उद्योग, ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है ये उद्योग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम देते हैं। छोटे छोटे उद्योग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो ये सब क्या होगा, ग्रामीण के लोग तो उसमें कम से कम काम करेंगे। हाँ, तो काम करेंगे। कह रहा है उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी का काम हो गया, बड़ी लोग कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी कर रहा है, मतलब ये हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। मिट्टी के बर्तन को बनाना, कपड़ा बुनाई करना, ये सब कार्य जो है वो लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है। अब हमारा 10वां जो पॉइंट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है डिजिटल अर्थव्यवस्था। हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो आज का डिजिटल बनते जा रहा है। डिजिटल मतलब क्या होता है, तो हर चीज यहां पे ऑनलाइन होते जा रहा है। कह रहा है कि आज भारत जो है तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है ना अब ऑनलाइन भुगतान जैसे UPI हो गया, पेटीएम और इंटरनेट के जरिए खरीदारी करते हैं। लोग अगर कहीं जाता है तो जल्दी से कैश लेके नहीं जाता है, वो सोचता है कि चलो यार फोन है ना, फोन में पैसा क्या करेंगे कैश लेके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोग जो है ना आजकल के डिजिटल अर्थव्यवस्था में जीने लगा है ना। स्टार्टअप कंपनियां जैसे नई तकनीकों का उपयोग करके कारोबार कर रही है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनियां जो है ना नई नई तकनीकों का उपयोग करके क्या कर रही है, कारोबार कर रही है। ठीक है, इससे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, है ना, और अर्थव्यवस्था भी क्या हुआ, मजबूत हो रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में अवश्य आया होगा। और लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। कोई भी प्रश्न आप लिखो उसमें से निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि जो आपको ऊपर में समझ में आया वही चीज आपको निष्कर्ष में यहाँ पे फिल कर देना। लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान और मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान, मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि मिलकर के विकास में योगदान देते हैं। कहां पे, भारत में। हालांकि गरीबी और बेरोजगारी जो है ना यहां पे समस्याएं हैं,
लेकिन नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं के चलते भारत के पास तेजी से आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्या है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति का व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति जो है उसका क्या करना है, व्याख्या करना है ना। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में यह सवाल उठा होगा कि आखिर औद्योगिक नीति का मतलब क्या होता है। प्रश्न क्या उठा होगा कि औद्योगिक नीति का अर्थ क्या होता है। तो मैं एकदम आसान से शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि औद्योगिक मतलब होता है उद्योग, फैक्ट्री, है ना। और नीति का मतलब होता है नियम बनाना। मिस कह सकते हैं कि उद्योगों के लिए जो नियम बनाए गए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। ठीक है, अब आखिर उद्योगों के लिए नियम क्यों बनाए गए। तो मान लीजिए आप कोई भी फैक्ट्री चालू करते हैं, तो क्या ऐसा है कि आप प्रदूषण करिएगा, अत्यधिक प्रदूषण करिएगा? नहीं। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई काम में अगर नियम नहीं है, नियम और कानून नहीं बना हुआ है, तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए 1956 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में उद्योगों के लिए जो है ना कई सारे नियम बनाए गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कि आखिर 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में क्या कहा गया था, क्या नियम बनाए गए थे, और 1991 की औद्योगिक नीति में क्या क्या नियम बनाए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लिखना है भूमिका। क्या लिखना है, भूमिका। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में औद्योगिक नीतियों का निर्माण जो है ना देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए किया गया। मीन्स क्या कह रहा है कि भारत में औद्योगिक नीति जो बनाया गया, औद्योगिक नीति का जो निर्माण किया गया, वो क्यों किया गया, तो देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए। मीन्स देश में जो उद्योग है ना, उसको क्या करने के लिए, विकास करने के लिए जो है ना इसका निर्माण किया गया। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर नीतियां लागू किया गया। क्या कह रहा है कि आजादी के बाद, जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद भारत में उद्योगों के विकास के लिए ना समय समय पे क्या किया गया, नीति बनाया गया, नियम बनाया गया, जिनमें से 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति जो है ना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति बनाई गई है, और भी कई सारे औद्योगिक नीति बनाया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो विशेष है, वो कौन सा है, 1956 और 1991। इसलिए हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि 1956 और 1991 की औद्योगिक नीति का व्याख्या करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति क्या थी। तो देखिए, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ 1956 की औद्योगिक नीति, क्या लिखा हुआ है, 1956 की औद्योगिक नीति। कहा गया कि 1956 की औद्योगिक नीति को औद्योगिक नीति संकल्प 1956 कहा जाता है। 1956 की औद्योगिक नीति को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 कहा जाता है। यह चीज याद रखना है आपको, है ना। कह रहा है कि यह नीति जो है वो किस पे आधारित थी, तो समाजवादी दृष्टिकोण में, समाज के दृष्टिकोण पे यह आधारित था। कह रहा है कि उसका उद्देश्य जो था वो सामाजिक न्याय, संसाधनों का समान वितरण और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना था। कोई पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय, समान मतलब समाज को जो है ना एक जैसा न्याय देना, संसाधनों का समान वितरण करना, मतलब सारे फैक्ट्रियों को समान संसाधन देना, और सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करना। कह रहा है यह नीति देश के दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ लागू किया गया था। ठीक है, यह जो नीति है ना, जब हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हो रही थी, उस समय इसको लागू किया गया था। अब देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला है सामाजिक और आर्थिक समानता। मैंने ऊपर में बताया था आपको, है ना। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास के साथ समाज में समानता सुनिश्चित करना। मान लीजिए हम अपना आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन अगर समाज को लेके नहीं चलेंगे, समाज का विकास नहीं करेंगे, तो क्या ये ठीक है, नहीं। इसलिए कहा गया कि आर्थिक विकास तो करना ही है, उसके साथ साथ समाज का भी विकास करना है ना। आगे, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा, जैसे कि कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक विकास में तेजी लाना। सार्वजनिक मतलब जितना भी क्षेत्र है सबका विकास करना। ठीक है, तीसरा हमारा है नियंत्रण और नियोजन। क्या है, नियंत्रण और नियोजन। कह रहा है कि संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और निजी क्षेत्रों के एकाधिकार को रोकना।
मीन्स कह रहा है कि संसाधन जो भी है, ठीक है, उसका उचित उपयोग करना। ऐसा नहीं कि जहां पे 2 लीटर पेट्रोल लग रहा है वहां पे 5 लीटर पेट्रोल हम फूंक दिए, ऐसा करना है क्या? नहीं करना है, ठीक है। संसाधनों का उचित उपयोग करना है और निजी क्षेत्र के एकाधिकार को रोकना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर चौथा जो है वो स्वावलंबन। क्या है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या है कि भारत को जो है ना आत्मनिर्भर बनाना। क्या करना? भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना और औद्योगिक आधार को मजबूत करना। उद्योगों का जो आधार है उसको क्या करना? मजबूत करना। यह किसका उद्देश्य था? तो आपको कहना है 1956 के औद्योगिक नीति का उद्देश्य था, है ना। अब बातें यहां पे आती है कि चलिए ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ये जो नीति है 1956 का, इसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसका पहला जो विशेषता है वो क्या है कि उद्योगों का वर्गीकरण। कहा गया ना, इसमें उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, उद्योगों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया? तो कह रहा है उद्योगों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला अनुसूची 1, अनुसूची ए, ठीक है। अनुसूची ए में कौन आता है? तो कह रहा है इसमें जो है ना 17 उद्योग शामिल थे। अनुसूची ए में जो है 17 उद्योग शामिल थे जो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में था। जो पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में था? तो सरकार के नियंत्रण में था। कह रहा है जैसा कि रक्षा उत्पादन, रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, कोयला खनन हो गया, तेल शोधन और इस्पात उद्योग जो है ना, ये सब सारे के सारे उद्योग जो किसमें शामिल थे? तो अनुसूची ए में शामिल थे, जो किसके कंट्रोल में थे? सरकार के कंट्रोल में थे। फिर हमारा आता है अनुसूची बी। क्या आता है? अनुसूची बी। अब कहा गया है कि अनुसूची बी में कौन कौन है? तो कह रहा है इन उद्योगों में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के निवेश की अनुमति दिया गया, ठीक है। इस उद्योग में कहा गया कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के निवेश की अनुमति है, ठीक है। आप दोनों कार्य कर सकते हैं। उदाहरण जैसे मशीन निर्माण, रसायन और बिजली उत्पादन, ठीक है। इसमें से प्राइवेट कंपनियां भी और सरकारी कंपनियां भी कार्य कर रही थी। फिर तीसरा हमारा आता है अनुसूची सी। क्या आता है? अनुसूची सी। अनुसूची सी। अब देखिए, कह रहा है ना अनुसूची सी का मतलब है कि जो भी उद्योग बच गए, बाकी सभी उद्योग जो है ना वो निजी क्षेत्र के लिए खुले थे, ठीक है। कि आराम से जो भी बच गया वो आराम से कार्य कीजिए आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया था। अब कह रहा है दूसरा इसका जो विशेषता है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि 1956 की नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ने भूमिका दिया। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ने मिलकर के कार्य किया, ठीक है। फिर तीसरा है राज्य का नियंत्रण। क्या है? राज्य का नियंत्रण। कह रहा ना कि सरकार ने बड़ी और बुनियादी उद्योगों पर नियंत्रण रखा। सरकार ने क्या किया? बड़ा बड़ा उद्योग पर जो है ना नियंत्रण रखा, ताकि देश के विकास की दिशा जो है ना तय किया जा सके। किसके अंतर्गत? तो 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत, है ना। कह रहा है उसके बाद चौथा हमारा है नियोजन की भूमिका। क्या है? नियोजन की भूमिका। कह रहा है औद्योगिकरण को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। ये जो औद्योगिकरण नीति है उसको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता और विशेषाधिकार दिया गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया? जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको पैसे से भी हेल्प किया गया और उसको अधिकार भी दिया गया, विशेष अधिकार भी दिया गया, ताकि वो लोग बढ़िया से कार्य कर सके। फिर 5वां पॉइंट बनाना है सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। इन्होंने क्या किया? सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी जोर दिया। कह रहा है कि इस नीति के तहत बड़े और बुनियादी उद्योगों का विकास की जिम्मेदारी सरकार की थी। ये जो नीति है इसके तहत बड़े और बुनियादी उद्योग का जो विकास है ना उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर था? तो सरकार के ऊपर। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसका क्या महत्व रहा। 1956 ईस्वी में जो औद्योगिक नीति आया था उसका क्या महत्व रहा। तो कहा गया कि यह जो नीति है वो भारत में बुनियादी उद्योग, मतलब जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, उसके विकास का आधार बना। कौन सा उद्योग, कौन सा नीति? तो 1956 की नीति। कह रहा है इससे जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का उद्देश्य को बल मिला। इससे जो है ना समाज में भी न्याय आया, ठीक है, और आर्थिक समानता भी आया। फिर तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है ना इससे क्या हुआ? तेजी से विस्तार हुआ, तेजी से विकास हुआ, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि 1956 की औद्योगिक नीति क्या थी। अब बातें यहां पे आती है कि चलिए अब हमको बताइए 1991 की औद्योगिक नीति। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बोल दे रहा हूं कि मेजर ट्रू इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाई जाएगी।
ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले मैं पूरी तैयारी इसको करवा दूंगा और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है बस उसी क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिस आपके क्लासमेट जितने भी हैं जिनका मेजर इकोनॉमिक्स है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द इसका वीडियो बना सकूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपका व्यूज जाएगा उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं व्यूज नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का बनाना चालू कर दूंगा फिर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 1991 के उद्योगों की नीति, अब इसमें क्या था, उसमें तो कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर देना है, ठीक है, सबका विकास करना, समान विकास करना है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कह रहा है कि 1991 के औद्योगिक नीति को नई औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, NIP 1991। कह रहा है इसे आर्थिक संकट के समय लागू किया गया। और इसको जो है ना कब लागू किया गया था, आर्थिक संकट के समय लागू किया गया था, जब भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था। कब, जब भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था तब जो है ना इसे लागू किया गया। किसको, 1991 की औद्योगिक नीति को। कह रहा है यह जो नीति है वो किस पे आधारित था, तो आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था। ठीक है, मतलब दूसरे देशों से भी व्यापार करना है और दूसरे देश जो है हमारे देश में आकर के भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, मींस इंडस्ट्री लागू कर सकते हैं, व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके तहत कहा गया, तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत कहा गया। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो कहा गया इसका मुख्य उद्देश्य था पहला आर्थिक सुधार लाना। क्या करना, आर्थिक सुधार, मींस भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना। भारत की जो अर्थव्यवस्था जो संकट में पड़ी हुई है उसको वहां से बाहर निकालना किसका उद्देश्य था, तो 1991 का उद्देश्य था। कह रहा है फिर उदारीकरण, उदारीकरण मतलब कह रहा है कि औद्योगिक विकास में सरकारी नियंत्रण को कम करना। उद्योगों के विकास में सरकारी नियंत्रण को क्या करना, कम करना, यह किसका उद्देश्य था, तो 1991 के औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। फिर कह रहा है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, कि हम भी कम नहीं हैं, है ना, जैसे सारे देश औद्योगिक में अपना भूमिका निभा रहा है वैसे भारत भी क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है ना उद्योगों का स्थापना कर रहा है। ठीक है, ये प्रतिस्पर्धा में आ गया। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था 1991 के औद्योगिक नीति का, है ना। उसके साथ साथ कह रहा है निजीकरण, क्या कह रहा है, निजीकरण, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। मींस कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग थे उसमें सुधार करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है ना उसमें से बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। अब बातें यहां पे आती है इसके मुख्य विशेषताओं की। तो कह रहा है कि इसकी मुख्य विशेषताएं, पहला है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत। उद्योगों को जो लाइसेंसिंग मिल रहा था, लाइसेंस जो मिल रहा था उसका अंत किया गया। तो कैसे किया गया, तो कह रहा अधिकांश उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया। ठीक है, मैं पहले क्या था, उद्योग अगर आपको स्थापना करना है तो आपको लाइसेंस मैंडेटरी है, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि सिर्फ 18 उद्योग जैसे रक्षा उत्पादन, खतरनाक रसायन और परमाणु ऊर्जा जो है ना लाइसेंसिंग के अंतर्गत रहे। ठीक है, इसी उद्योगों को जो है ना लाइसेंस बनाने की जरूरत है। किसके तहत कहा गया, तो 1991 के औद्योगिक नीति के तहत ये कहा गया था। फिर दूसरा कहा गया था कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा, इसमें जो है ना निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। कह रहा है कि कई क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया, कई क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया गया और सरकार ने निजी क्षेत्र की भूमिका को मान्यता दिया। सरकार ने क्या किया, निजी क्षेत्र की भूमिका को जो है ना मान्यता दिया था। किसके अंतर्गत, तो 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। फिर तीसरा कह रहा है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, इसमें जो है ना विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और फैक्ट्री चालू कर सकते हैं। वही कहा गया कि विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। अब भारतीय उद्योगों में स्वतः स्वीकृति के आधार पर विदेशी निवेश की अनुमति दिया गया। फिर चौथा हमारा है वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण, कह रहा है आयात निर्यात नीतियों को उदार बनाया गया। ठीक है, मींस आयात और निर्यात की नीतियों को बनाया गया कि आप आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, और भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। ठीक है, और भारत जो है ना इस प्रकार से क्या हुआ, विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा। ठीक है, और कहीं भी जो है ना भारत व्यापार कर सकता है। किसके तहत, तो वैश्वीकरण के तहत। उसके बाद पांचवा इसका विशेषता है तकनीकी उन्नति। क्या है, तकनीकी उन्नति, कह रहा है कि भारतीय उद्योगों को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत जो है ना
भारतीय उद्योग जो है उसको कहा गया कि आप क्या करिए, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करिए। फिर छठा इसका जो विशेषता है वो कर और वित्तीय सुधार, इसमें जो है ना टैक्स और वित्तीय सुधार पे सुधार किया गया। कैसे, तो कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों पर करों को सरल और उदार बनाया गया। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र पर जो टैक्स लगता था उसको कम किया गया, जिससे उद्योगों का विकास हो पाया, है ना। अब लास्ट हमारा आता है निष्कर्ष। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आप लिखो तो क्वेश्चन लिखने के बाद लास्ट में जो है ना आपको निष्कर्ष लिखना बड़ा ही आवश्यक है ना। तो लिखिएगा कि जो आपको ऊपर में समझ में आया कि 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत को समाजवादी ढांचे की ओर बढ़ाया और सार्वजनिक क्षेत्रों को आर्थिक विकास का आधार बनाया, जबकि 1991 की औद्योगिक नीति ने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की एक दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को जो है ना वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया, जिससे क्या हुआ, भारत जो है विश्व के साथ व्यापार करने के लिए जो है ना सक्षम हो पाया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए तथा इस समस्या का निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, ये क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में पूछा हुआ। किसके बारे में, बेरोजगारी के बारे में पूछा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर बेरोजगारी किसको कहते हैं। क्या समझेंगे कि आखिर बेरोजगारी किसको कहते हैं। अगर हम लोग बेरोजगारी को समझ जाते हैं दैट मीन्स ये पूरा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए बेरोजगारी जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। बेरोजगारी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। क्या क्या, बे प्लस रोजगारी। क्या क्या, बे प्लस रोजगारी। बे का अर्थ होता है बिना और रोजगार का अर्थ होता है काम। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बिना कोई काम का है, बिना कोई रोजगार का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरोजगार। ठीक है, मीन्स बिना काम धंधे वाले व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। तो आखिर बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना, क्योंकि ये निबंध लिखना है ना। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका 15 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि एक थोड़ा सा लिखेंगे तो वो 50 मार्क्स दे देगा। ठीक है, 50 मार्क्स के लिए आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना में लिखिएगा कि आखिर क्या है बेरोजगारी, ये कैसे हमारे समाज के लिए एक समस्या है। तो लिखना इस प्रकार से कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। अगर हम लोग बेरोजगारी की समस्या की बात करें दोस्तों, तो यह जो है हमारे देश के लिए एक प्रमुख समस्या है और यह जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या, बेरोजगारी की समस्या की अगर बात करें तो यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लोग देखते होंगे कि बेरोजगार लोग जो है ना, मीन्स लोग जो है कितना बेरोजगार, और लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। लोगों को यह पता नहीं चल रहा है कि हम काम क्या करें, है ना। पढ़े लिखे तो लोग बहुत हैं लेकिन लोगों के पास कोई काम धंधा ही नहीं है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगारी ही कहते हैं, है ना। कहा गया कि इससे मतलब बेरोजगारी से एक और गरीबी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरे और क्या बढ़ रहा है, युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब युवकों मतलब कौन, जो पढ़ा लिखा लोग है ना, उसमें क्या बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, और अनुशासनहीनता। ठीक है, लोग अनुशासन से परे हो रहे हैं। ठीक है, लोग कितना सब्र करें, लोग सब्र कर पा रहे नहीं है। कह रहा है कि चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है बेरोजगारी है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण लोग जो है चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, और जब काम नहीं है तो पैसा आएगा कहां से। ठीक है, और जब पैसे नहीं आएंगे तो लोग जो है ना कोई भी काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है ना लोगों को चोरी तक करवा रहा है, डकैती तक करवा रहा है, हिंसा तक करवा रहा है, आत्महत्या तक करवा दे रहा है। तो ये किसके कारण से हो रहा है, बेरोजगारी के कारण से हो रहा है। कहा जाता है कि बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, बेरोजगारी जो होता है ना कोई भी देश के लिए क्या होता है, एक श्राप के जैसा, अभिशाप समझते हैं, श्राप के जैसा होता है। और इस महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ कहा था, मैं इसके लिए कहा था कि बेरोजगारी जो है वो समस्याओं का समस्या है। बेरोजगारी क्या है, समस्याओं का समस्या। मीन्स आप बेरोजगार हैं तो आपके पास समस्या ही समस्या होगा, आपका समस्या कभी भी सॉल्व हो सकता नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यहां तक हम लोगों ने इसके प्रस्तावना को समझ लिया। अब बातें यहां पे आती है कि बेरोजगारी का अर्थ की। बताइए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि बेरोजगारी जो वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, बेरोजगारी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। पहला बे
प्लस रोजगार, बे और रोजगार, जिसमें से बे का अर्थ होता है बिना, बे का अर्थ क्या होता है बिना, और रोजगार का अर्थ होता है काम करना। रोजगार का अर्थ क्या होता है काम करना, मीन्स कह सकते हैं अर्थात वैसा व्यक्ति जो बिना रोजगार का है, वैसा व्यक्ति जो बिना रोजगार का है, जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे ना तो आपके फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप तो एएससी हिंदी का तैयारी कर रहे हो तो एएससी हिंदी के फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग एएससी हिंदी के पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे कहा गया है कि जब कोई योग्य व्यक्ति, या तो हम लोग कह सकते हैं बेरोजगारी का अर्थ में कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो पर उसे काम ना मिले, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। मीन्स कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है लेकिन उसको जो है ना कोई काम ही नहीं मिल रहा है ना, तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं बेरोजगारी। आज के समस्याओं को ही देख लीजिए। ठीक है, आज का समाज को ही देख लीजिए। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे कोई काम ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, उनको कोई काम मिल रहा है, इनसे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेरोजगारी कहते हैं। कहा गया कि बेरोजगारी का अर्थ योग्यता के अनुसार से काम का ना मिलना है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है योग्यता के अनुसार से, मीन्स आपका जो योग्यता है उसके अनुसार से आपको काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, और कहा गया कि भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो है 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला, वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरीके से खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, मीन्स वैसा व्यक्ति जिनके पास अपना जीवन चलाने के लिए भी कोई साधन नहीं है और वो दिन रात मतलब हमेशा जो है ना वो खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, ये पहला बेरोजगार व्यक्ति हो गया। ठीक है, दूसरा, वे जिनके पास कुछ समय काम होता है। ठीक है, मीन्स वैसा व्यक्ति जिनके पास कुछ समय काम होता है। जैसे मान लीजिए अगर डीजे वालों की बात करें, ठीक है, तो शादी ब्याह में तो उनका काम हो गया। ठीक है, पूजा कोई पछता हो गया तो वो काम हो गया। ठीक है, बाकी दिन तो वो बैठे रहेंगे, है ना। किसान हो गए तो खेती करेंगे तब तक ही वो उनका काम रहेगा, है ना। तो वैसा व्यक्ति जिनके पास तो ना कुछ ही समय काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरा बेरोजगारी कहते हैं। वही के लिखा हुआ दूसरे वे जिनके पास कुछ समय ही काम होता है परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही वो बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है और इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है कृषि क्षेत्र में। किसमें कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और तीसरा जो है वो वे व्यक्ति हैं जिनके योग्यता के अनुसार से काम ना मिला हो। मीन्स वो व्यक्ति योग्य तो है लेकिन उसके योग्यता के अनुसार से उसको काम मिल ही नहीं रहा है। तो ये इसका तीसरा बेरोजगारी व्याप्त है हमारे भारत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाना है बेरोजगारी का कारण। क्या बनाना है बेरोजगारी का कारण, कि बताइए कि बेरोजगारी का कारण क्या है। तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। हम लोग देख रहे हैं कि आज भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जो जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन है जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, फिर शिक्षा का अभाव। हमारे भारत में शिक्षा का भी अभाव है। वैज्ञानिक उपकरणों अधिक मात्रा में उपयोग। ठीक है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। जैसे मान लीजिए पहले खेती करने के लिए मजदूरों का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, आराम से ट्रैक्टर चला रहा है, जो काम 1 दिन में होता था वो 1 घंटा में हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे वही कह रहा है कि वैज्ञानिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से जो है ना बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उसके साथ साथ अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्याओं में शरणार्थियों का आगमन और मानसून की अनियमितता। ठीक है, कभी बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है ना, तो ये भी जो है ना बेरोजगारी की कारण बन रहा है। उसके साथ साथ श्रम की मांग एवं पूर्ति असंतुलन। ठीक है, और सरकारी नौकरी में कमी, सरकार भी जो है नौकरी दे नहीं रहा है। तो ये सब की कमी के कारण जो है ना बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। किसके कारण, ये सब समस्याओं के कारण बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है। ठीक है, अब कहा है कि बताइए कि बेरोजगारी को रोकने के उपाय, कि बेरोजगारी को रोका कैसे जाए, है ना। तो कहा गया कि बेरोजगारी की दर कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाना चाहिए। इसमें से पहला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना था, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। मीन्स कह सकते हैं कि अगर हम लोग को बेरोजगारी की समस्या को कम करना है तो सबसे पहले हम लोग को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके बाद
परिवार नियोजन को विस्तारित करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ छोटे छोटे हम लोग को उद्योगों की स्थापना करना पड़ेगा और देश में जो है ना औद्योगिकरण की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर कहा है कि कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना पड़ेगा। मीन्स छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है ना दूसरे को भी काम दे सके और खुद भी काम कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा व्यवसाय चालू कर दिए, ठीक है, तो आप भी वहां पे काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को भी काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 व्यक्ति को वहां पे काम मिल गया। तो वही कहा गया है कि अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो कोई छोटा बड़ा क्या कीजिए, उद्योग भी चालू कर दीजिए। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार लिखेंगे इस प्रकार से कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग को बेरोजगारी को दूर करना है तो उसके लिए जो है ना हम लोग को एक साथ होकर के क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और हमें जो है ना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहिए और उसमें जो है ना लोगों को कोई ना कोई काम देना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही जो है ना मशीनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम लोग ये सब करेंगे तभी बेरोजगारी की कोई समस्याएं कम हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ दोस्तों कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को जानेंगे कि भारत में गरीबी के क्या कारण है और उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोग को 4-5 क्वेश्चन करवा दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट था। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में गरीबी के क्या कारण है। अगर आप गरीबी की बात करें भारत में, ठीक है, तो गरीबी का क्या कारण हो सकता है, ठीक है, और इस समस्या से हम लोग कैसे उभर सकते हैं, कैसे इसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें से। तो आप खुद से भी इसको क्या कर सकते हैं, सटीक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या कारण है, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर गरीबी की बात करें, सबसे पहले हमें भारत में गरीबी का क्या कारण था, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गरीबी किसको कहते हैं। अगर गरीबी के बारे में समझेंगे ना तो गरीबी जो है ना, जैसे लोगों का वह अवस्था जिसमें से लोग जो है ना अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब क्या है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब चीज जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं अपने जिंदगी को जीने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गरीबी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब लोग जो है अपनी आवश्यकताओं के वस्तुओं को पूरा नहीं कर पाता है तब वो क्या हो जाता है, गरीब की स्थिति में आ जाता है, गरीबी की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको सबसे पहले समझना जरूरी था कि गरीबी का अर्थ क्या, गरीबी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा हुआ है गरीबी अथवा निर्धनता, गरीबी और निर्धनता क्या दोनों सेम है, ठीक है। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। मतलब गरीबी और निर्धनता की स्थिति, मतलब उस स्थिति को कहते हैं ना हम लोग जिसमें से कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन को चलाने के लिए अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, उसको पूर्ति ना कर पाता है, उसको पूर्ति करने में असमर्थ रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गरीबी बोलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि गरीबी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी के कारण क्या क्या है, कि क्या कारण है जिसमें से भारत में क्या है, गरीबी है, ठीक है। तो ये कारण को हम लोग एक एक करके डिटेल से समझते हैं। पहले देखिए दोस्तों पॉइंट बनाएंगे हम लोग भारत में गरीबी के कारण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि स्वतंत्रता से लेकर के जिस समय भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो स्वतंत्रता से लेकर के आज तक गरीबी भारत की प्रमुख समस्या बनी हुई है। मतलब जिस समय आजाद हुआ भारत, ठीक है, आजादी के बाद अभी तक क्या है, भारत में जो है ना गरीबी की समस्या बनी हुई है, ठीक है। भारत में गरीबी के लिए अनेकों कारण है, भारत में गरीबी का जो ना अनेक कारण है, ठीक है, जो निम्नलिखित, जिसको निम्नलिखित रूपों में लिखा जा सकता है। वो कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं उसको कि भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत में गरीबी के कारण, तो उसमें से सबसे पहला आपका आता है बढ़ती जनसंख्या। क्या आता है, बढ़ती हुई जनसंख्या। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि भारत जो है ना अभी क्या बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ करके जो है ना विश्व का नंबर 1 क्या बन चुका है, जनसंख्या के मामले में ये बन चुका है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में देश बन चुका है कौन, भारत। मतलब ये है कि यहाँ पे जनसंख्या जो है ना बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मृत्यु दर कम होते जा रहा है और जीवन का जो जन्म दर है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही जो है ना बढ़ती जनसंख्या जो है गरीबी का सबसे बड़ा कारण। तो कैसे कारण है, देखिए लिखा हुआ है वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो यहाँ का अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का वृद्धि जो है ना अनियंत्रित तरीके से जो है ना बढ़ते जा रही है, ठीक है।
आज भारत विश्व स्तर पर पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अगर हम लोग अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो भारत जो है ना विश्व स्तर पर पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, ठीक है, जो कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। आगे तो बताया गया है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से यहाँ की जनता अपने मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि यहाँ की जनता जो है ना अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जो उसका आवश्यकता है, ठीक है, जो उसका जीवन निर्वाह का तरीका है, ठीक है, जो उसका आवश्यकता पड़ता है, जो चीज का जरूरत है उसको, वो चीजों का जो है ना वो बढ़िया से पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और यही कारण क्या हो रहा है कि भारत में गरीबी का कारण बन रहा है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ नहीं कर पा रहा है, जो गरीबी का एक प्रमुख कारण है, जो क्या बन रहा है, गरीबी का एक प्रमुख कारण के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, ठीक है। तो पहला इसका क्या कारण था, बढ़ती जनसंख्या। आप लोग सब जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या जो है भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या बनाएंगे, शिक्षा का अभाव। क्या बनाएंगे दोस्तों, शिक्षा का अभाव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो क्या कोई विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बिना शिक्षा के कोई भी विकास संभव नहीं है, ठीक है। बताया गया है कि भारत में गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। भारत में गरीबी का अगर दूसरा सबसे बड़ा कारण की बात करें तो क्या है, शिक्षा का अभाव। क्या है दोस्तों, शिक्षा का अभाव, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो लोग समझते हैं कि शिक्षा प्राप्त करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे लोग को क्या करते हैं, 10 से निकलने के बाद, 12 से निकलने के बाद कमाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। उस समय तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता है। लोग छोटे से उम्र में क्या करते हैं, उनके ऊपर बोझ डाल देते हैं, फैमिली का बोझ डाल देते हैं कि तुमको क्या करना है, हर एक चीज को पूरा करना है। लेकिन वो उस समय क्या होता है, वो शारीरिक रूप से तो मजबूत हो जाता है, ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस समय तो वो सबका उस समय तो उसका स्थिति ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है ना हर एक चीज में पीछे होते जाता है। कौन, वो बच्चा जिसको बाहर भेज दिया गया था कमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था कि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को शिक्षा के अलावा किसी अन्य काम में लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दूसरा काम में लगा देते हैं। बचपन से ही बच्चों के हाथों में वे परिवार की सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह बच्चा शिक्षा से क्या हो जाता है, वंचित रह जाता है। उसको शिक्षा मिल पाता नहीं है, जैसा उसको शिक्षा चाहिए, जैसा उसको विकास के लिए शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा उसको मिल पाता नहीं है, ठीक है। जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो क्या वो विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाएगा कि स्वयं के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। और जब उसको शिक्षा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या वो अपने आप को विकसित कर पाएगा, अपने बॉडी को विकसित कर पाएगा, अपने सोचने समझने की शक्ति का विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अतः व्यक्ति का गरीब होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। कुछ दिन पहले जो है, जैसे मान लीजिए जिसमें कमाने के लिए भेजता है, उस समय सोचता है तो चलो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, यही उसको जो ये परेशानी जो है ना उसको खाते चले जाती है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी परेशानी है ना कि अभी तो आप बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। आप किसी चीज को बेटर तरीके से नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर वही आपके पास शिक्षा है तो आप हर चीज को बेटर वे में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, जो गरीबी का कारण है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ती महंगाई। क्या होगा दोस्तों, बढ़ती महंगाई का, कि हम लोग सब देख रहे हैं जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां का जो महंगाई है, ठीक है, रेट जो है ना वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हालांकि 1 रुपया बढ़ रहा है लेकिन बढ़ते जरूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ का गरीबी का, भारत का गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, बढ़ती महंगाई भी है, ठीक है। बढ़ती महंगाई के कारण यहाँ के लोग क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। वे लोग जो ना वो सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं कि वो अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए महंगाई बहुत तेज हो रहा है ना। लिखा हुआ क्या कि भारत में गरीबी का तीसरी सबसे बड़ी समस्या भारत में बढ़ती महंगाई है। मतलब भारत में गरीबी की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तीसरी, तो ये क्या हो जाएगा, भारत में बढ़ती महंगाई है। क्या है, बढ़ती महंगाई है। वर्तमान में देश में बढ़ती महंगाई की वजह से भी लोगों में गरीबी की समस्या देखी जा सकती है, ठीक है। देखो बताया जा रहा है कि वर्तमान में देश में जो महंगाई बढ़ रहा है इसके कारण भी लोगों में गरीबी का समस्या देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति का बढ़ती महंगाई की वजह से ना एक वक्त का रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर बात करें जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, लो पॉवर्टी के जो लोग आते हैं, ठीक है, उन लोग जो है ना अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं महंगाई के कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको खाने की जरूरत है, ठीक है, तो वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है।
और जब खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या वो स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। अपना विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बताया क्या जाता है कि भारत में दिन भर मेहनत करने वालों व्यक्तियों की आय इतनी कम होती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। देखिए बताया गया कि भारत में, ठीक है, भारत में आपका जो आय है, ठीक है, इनकम जो है इतना कम रहता है ना कि वे लोग अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे उसका परिवार क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण मतलब समझते हैं, उसको पोषण नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा रहबे करेगा, ठीक है, तो आप हरा सब्जी खा पाइएगा? नहीं। रोज सब्जी खरीद के खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। जो आपके पास है, जो आपके पास उपलब्ध है, वही चीज को आप रोज रोज खाइएगा। और वही चीज को अगर रोज रोज खाइएगा तो क्या आप स्वस्थ रहिएगा? नहीं, स्वस्थ नहीं रह पाइएगा। ठीक है, तो यही कारण यहाँ पे हो रहा है कि ना स्वस्थ रह पा रहा है लोग, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है? बीमारी वगैरह ग्रसित होते जा रहा है और उसका विकास भी नहीं हो पा रहा है, और इसी से लोग क्या हो रहा है? गरीब होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपका तीसरा पॉइंट भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? तो पॉइंट नंबर 4 आपका है लोगों की बुरी आदतें। ठीक है, देखिए भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी है, ठीक है, एक बड़ा कारण लोगों की बुरी आदतें भी है। ठीक है, क्या कि लोगों का जो बुरी आदत है ना, वो एक घून के जैसा फैलते जा रहा है। एक मतलब जैसे बोलता है ना गैस के जैसा फैल जाना, कि वो गैस छोड़े और वो पूरा फैल गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे लोगों का बुरा आदत है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग आज के रियलिटी के बारे में जानना चाहें, दुनिया के रियलिटी के बारे में जानना चाहें, तो रियलिटी यही है ना कि लोग जो है ना बुरा चीज के प्रति बहुत तेज से भागते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर अच्छे चीज के लिए बोलो तो लोग ना कर देते हैं। ठीक है, वो करना ही नहीं चाहते, लेकिन बुरा चीज को वो जल्दी से अपना लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है ना कि लोग जो है ना बुरी आदतों के प्रति जो है ना अग्रसर रहते हैं। ठीक है, जैसे उसको दिखा बोल हाँ ये चीज है, वो तुरंत उसके प्रति क्या हो जाता है? हाँ बोल हाँ हम करेंगे। ठीक है, तो यही जो है लोग यहाँ के जो लोग है ना, ठीक है, वो क्या है? बुरी आदतों का शिकार हो रहा है। ठीक है, जैसे कि नशा करना, ठीक है, दारू पीना, ऐसे होता है ना। तो ये यहाँ के लोग जो है ना यही चीज, ये सब चीज में क्या हो रहा है? इतना पैसा खर्चा कर दे रहा है ना कि उन लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी भूल जा रहे हैं। ठीक है, अपने परिवार को भी भूल जा रहे हैं, और यही कारण है कि वो लोग क्या होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। अपने आदतों के, अपने बुरी आदतों को कारण जो है ना वो लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं ना कि लोग के पास पैसे बचते ही नहीं है। देखिए इसमें बताया है कि भारत में गरीबी का चौथा सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों का बुरा आदत है। ठीक है, जैसे शराब, गुटखा, बीड़ी इत्यादि, ये सब चीज क्या है? उन लोग का बुरा आदत है। ठीक है, और व्यक्ति अपनी इन बुरी आदतों के पीछे इतना अधिक खर्चा कर देता है कि ना उसके पास अच्छा सेहत बचता है और ना ही पैसा। ठीक है, और व्यक्ति जो है ना, यहाँ का जो व्यक्ति है, ये सब अपने बुरी संगतों का और बुरी आदतों को पूरा करने, अपने शौक को पूरा करने में इतना पैसा खर्चा कर देता है ना कि उनके पास ना अच्छा स्वास्थ्य बच पाता है और ना ही पैसा बच पाता है। ठीक है, और फलस्वरूप वो क्या हो जाता है? गरीबी का शिकार हो जाता है। ठीक है, देखिए आज की दुनिया में अगर हम लोग देखें ना, तो कभी कोई बर्थडे मनाता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्या करता है? 5-6 केक ले आता है। ठीक है, उसको काट करके इधर उधर फेंक देता है सब। ठीक है, काटता है, सबको फीस में लगा देता है, तो करके फेंक देता है। ठीक है, लेकिन वही चीज क्या कोई गरीब व्यक्ति को देता है? नहीं देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है लोगों के पास भला करने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन वो लोग भला करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, यहां तक आपका खत्म हो गया। आप पॉइंट नंबर 5 जानते हैं कि गरीबी का क्या कारण था। पॉइंट नंबर 5 में क्या होता है? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग जानते हैं बेरोजगारी। किसके बारे में? बेरोजगारी। जो बेरोजगारी जो है भारत में गरीबी का भी एक सबसे बड़ा कारण रहा है। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब क्या है? जिसको रोजगार ही प्राप्त ना हो। ठीक है, देखिए अगर बेरोजगारी की बात करें तो भारत में जो है ना बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो है ना, आज हर एक व्यक्ति जो है क्या, अधिकतर व्यक्ति जो है क्या, बेरोजगार है। उनके पास रोजगार ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो है 8 से 10 हजार रुपए कमाने में उन लोग को तकलीफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो लोग अशिक्षित हैं, ठीक है, जो लोग 10-12 पढ़ने के बाद जो कमाने के लिए निकल गए, आज उन लोग जो है ना पूरा गर्व से रहता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग के पास पैसा है, उन लोग समय से ही क्या किया था? पढ़ने के मतलब कमाने के लिए निकल गया था, और आज उन लोग के पास भरपूर पैसा है। ठीक है, लेकिन अभी जो लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो गया, जो लोग पढ़ लिया है, जो बीएड कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, क्या उनके पास सोर्स है? नहीं है। ठीक है, कोई सोर्स नहीं है, और सरकार उस तरीके से कोई वैकेंसी भी नहीं निकालता है। इसका सरकार का दुराचार जो है ना इस प्रकार से ना, तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकालता, वैकेंसी निकालता भी है तो रद्द कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहाँ पे? भारत में। और गरीबी का भी सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी है, क्योंकि आज वर्तमान समय भारत की अधिकांश जनता बेरोजगार है। क्योंकि अगर आज वर्तमान समय की बात करें तो भारत की अधिकांश जनता जो है ना वो क्या है? बेरोजगार है, उनके पास रोजगार ही नहीं है। बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी दर अधिक है। भारत में बेरोजगारी दर क्या है? अधिक है। और अगर हम बात करते हैं 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार,
किसका? 2015 के सर्वेक्षण के अनुसार से अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत जो है, भारत के 77% जो परिवार है उनके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं है, मतलब सोर्स ही नहीं है कि लोग पैसा कमा सके, नियमित सोर्स नहीं है। ठीक है, आज काम मिला, कल मिला ही नहीं, परसों मिला ही नहीं। ठीक है, मतलब साल भर में एक बार काम मिलेगा तो फिर मिलेगा ही नहीं, ऐसा उन लोगों के पास कंडीशन है। कितना? 77% परिवारों के पास। ठीक है, इसी कारण क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहा है, गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, गरीबी का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक हम लोग पॉइंट नंबर 5 जान लिए। अब पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग जान लिए कि गरीबी का क्या क्या कारण था, भारत में गरीबी के आखिर क्या क्या कारण था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब देखिए उसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गरीबी का निवारण कैसे करेंगे। यहाँ पे गरीबी तो है ही, ठीक है, लेकिन गरीबी का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ठीक है, और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत में गरीबी का निवारण किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट बनाना फिर से कि भारत में गरीबी का निवारण, भारत में गरीबी का निवारण। देखिए ये क्या है, आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट जिस प्रकार से आप बनाइएगा फॉर्मेट के अनुसार से आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बताया क्या है कि भारत में गरीबी को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। मतलब भारत में जो है ना, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है बहुत तरह का उपाय निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन ये उपाय काम करता ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या क्या उपाय है, क्या क्या उपाय हम लोग को करना चाहिए। तो देखिए अगर उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे बड़ा उपाय क्या आता है, तुम आपका यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या के वृद्धि को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट बना करके डैश देके आपको लिखना पड़ेगा कि भारत में गरीबी को रोकने के लिए, भारत में गरीबी को रोकने के लिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर भारत में गरीबी को हम लोग चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या के नियंत्रण पर क्या करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा। ठीक है, जनसंख्या पर काबू करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि यहाँ जनसंख्या जो है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रही है ना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक है। ठीक है, अगर बात करें बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ठीक है, वो क्या करती है, तो हमारे आर्थिक विकास के मार्ग में ये क्या करती है, बाधा बनती है। क्या बनती है, बाधा बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में 20 वर्कर की जरूरत है, ठीक है, और वहां पे 50 वर्कर चले गए, तो क्या 50 को काम मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। 20 व्यक्ति का काम है तो 20 व्यक्ति को काम मिलेगा। तो वैसा यहाँ पे है कि जनसंख्या का वृद्धि हो जाएगा तो थोड़ी ना सबको रोजगार मिल जाएगा। तो जनसंख्या का वृद्धि को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा आर्थिक विकास संभव नहीं है। अब ये भी बता दिया गया है कि यदि जनसंख्या का वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं है। जब तक नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट में हम लोग फिर से बनाना है कि शिक्षा के विकास द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। मतलब अगर बताया जाए कि शिक्षा के बारे में, ठीक है, तो शिक्षा के तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा के विकास के जरिए भी हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार को जनता के हित के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जनता के लिए क्या करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक हों। ठीक है, और जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक होंगे तो वो खुद से उनके पास सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, है ना, और लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप को अपने हर एक चीज सोचने के लिए सक्षम हो जाएंगे। देखिए इसका अगला पॉइंट में लिखना हम लोग को कि भारत में गरीबी को कम करने के लिए सरकार को कृषि व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए कि भारत में गरीबी को कम करने के लिए कृषि व्यवस्था पर क्या करना चाहिए, सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कृषि अगर हम लोग करते हैं, खेती अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, और उसके उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। और भारत की जनता क्या होता, मान लीजिए वृद्धि होगा, ठीक है, तो वृद्धि होगा तो इससे मूल्य, मतलब वस्तु के मूल्य में गिरावट आएगा। और जब मूल्य में गिरावट आएगा ना, तो लोगों का जीवन स्तर भी क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, इसका स्थिति क्या होगा, यहाँ के लोगों का स्थिति जो है ठीक होते चला जाएगा। ठीक है, और भारत की जनता जो है गरीबी से बच पाएंगे। ठीक है, क्या कर पाएंगे, बच पाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट आपका आता है। देखिए लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि भारत में गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार को औद्योगिकरण की आवश्यकता है। औद्योगिकरण का मतलब है कि नया फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता है। ठीक है, जब फैक्ट्री खोलने की आवश्यकता, देखिए ऐसा नहीं है ना, देखिए सरकार यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि आधुनिकीकरण को अपना रहे हैं। आधुनिकीकरण मतलब है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे वर्कर लोग काम करते थे पहले, जैसे मान लीजिए पहले जहाँ पे मजदूर काम करते थे वहां पे जेसीबी लगा दिया, है ना, तो वहां पे मजदूरों का वो संख्या तो कम हो गया ना, ताकि उसका जो पांच मजदूर जो काम करते हैं वो अकेले जेसीबी कर दे रहा है, तो वहां पे तो कम हो रहा है ना। तो वहां जो है तकनीकी का यूज ना करके लोगों का यूज किया जाए। ठीक है, और औद्योगिकरण का क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके, रोजगार प्राप्त हो सके, और वे लोग गरीबी से बच सके। वे लोग क्या होंगे, गरीबी से बच पाएंगे यही स्थिति से।
देखिए दोस्तों, यहां तक जो आपका क्वेश्चन खत्म होता है, जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका लंबा बना, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, ठीक है, और समझ करके क्या करना, अपने अनुसार से इसको लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपका एग्जाम जो हो रहा है अभी हो सकता है तो 12 नंबर का ये आएगा, ठीक है, और 12 पहले 20 नंबर का आता था, 15 नंबर का आता था, लेकिन अभी 12 नंबर का आ रहा है। ठीक है, जब 12 नंबर का आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, और अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने राय दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।